नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तैंतलम की, जो अभी हाल ही में पंजाब में मिला है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। और क्योंकि ये पंजाब में मिला है तो अंत में हम पंजाब से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हाल ही में IIT रोपर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर के रिसर्चर्स की एक टीम ने तैंतलम को पाया है। ये तैंतलम एक रेयर मेटल है और ये कहाँ पे मिला है? ये पंजाब के सतलुज रिवर में मिला है। अब तैंतलम का मिलना ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ना सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे के पूरे भारत के लिए, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में और सेमीकंडक्टर्स में। तैंतलम जो है इसका सिंबल होता है TA, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 73। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है, उसके इस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आप सब जानते हैं कि एक एटम जो है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एटम में कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो तैंतलम का एटॉमिक नंबर कितना है? 73। और इसका सिंबल क्या है? TA। अब देखो तैंतलम जो है ये ग्रे कलर का होता है, काफ़ी हैवी होता है, बहुत हार्ड होता है और ये काफ़ी कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होता है। अब ये कोरोजन रेजिस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जब भी इसको एयर के सामने एक्सपोज किया जाता है, मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ऐसे ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और इसे रिमूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग और हॉट एसिड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो अपने ऊपर ये एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। उसे रिमूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ये हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट है। अब देखो जो प्योर टैंटलम है ये काफ़ी डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, इसको पुल किया जा सकता है, इसको वायर में एक लंबे थ्रेड में इसको ड्रॉ किया जा सकता है और ये ब्रेक नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो मेटल्स होते हैं उनको हम डक्टाइल बोलते हैं। तो जो टैंटलम जब प्योर फॉर्म में होता है तो वो भी डक्टाइल होता है। अब देखिए ऑलमोस्ट इम्यून है ये किसी भी केमिकल अटैक का, इवन बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे अगर इसको रख दिया जाए तो भी इसमें कोई भी केमिकल अटैक नहीं होता है, ये बिल्कुल इम्यून है। तो इसको अगर अटैक करना हो तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है जहाँ पे फ्लोराइड आयंस हो या फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, इस प्रकार के जो एसिड होते हैं वही इसको अटैक कर सकते हैं, बाकी इसे कोई एसिड अटैक नहीं कर सकता है। ये पाउडर फॉर्म में यहाँ पे आपको बताया गया है टैंटलम। अब देखिए टैंटलम जो है इसका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब सबसे पहले इसको अंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग इस व्यक्ति ने डिस्कवर किया था, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट है। कब डिस्कवर किया था? 1802 में। और स्वीडन में एक जगह है येतरबी, वहाँ के मिनरल्स में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। लेकिन जब सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया तो ऐसा माना गया कि नायोबियम, जो कि एक एलिमेंट है और केमिकली काफ़ी सिमिलर है टैंटलम का, ऐसा माना गया कि ये नायोबियम की है एक अलग फॉर्म को डिस्कवर करके बैठा है। ये सबसे पहले जब टैंटलम को डिस्कवर किया गया एडम्स गुस्ताफ एकेनबर्ग के द्वारा, तब ये माना गया। उसके बाद में 1866 में जीन चार्ल्स ग्लिसार्ड डे मेरिग्नैक, जो कि अगेन एक स्विस केमिस्ट था, इसने प्रूव किया था कि टैंटलम और नायोबियम ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये एक नहीं हैं। अब आप सोचेंगे कि इस रेयर मेटल का नाम टैंटलम, ये बड़ा अजीब सा नाम है, ये क्यों रखा गया? तो देखिए ये नाम जो है ये ग्रीक के मिथोलॉजिकल फिगर टैंटालस के ऊपर रखा गया था, जो कि एक बहुत ही विक्ड किंग था अनातोलिया के माउंट सिपाइलस में। तो इस जगह पे एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था टैंटालस। अब देखो इसकी क्या खासियत थी कि इसको ज़्यूस के द्वारा एक बहुत ही टेरिबल पनिशमेंट मिली थी। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए, ये है टैंटालस। इसको पनिशमेंट मिली थी कि भैया ये जो था इसको अंडरवर्ल्ड, धरती के नीचे भेज दिया गया था। वहाँ पे इसको बोला गया कि तो यहाँ पे खड़ा रहेगा एक पूल ऑफ वाटर में। ये जो है ना ये पूल ऑफ वाटर है और इसके ऊपर जो फ्रूट लटक रहे थे, ये जो हैं ये देखो ये फ्रूट हैं। अब पनिशमेंट इसकी ये थी कि जब ये पानी पीने लगता था तो पानी नीचे हो जाता था, और अगर मान लो ये फ्रूट को खाने लगेगा तो इसकी जो ब्रांच है वो थोड़ी ऊपर हो जाएगी। तो ये इसको पनिशमेंट मिली थी, इसका नाम था टैंटालस। तो इसके नाम पे जो है वो इस टैंटलम का नाम पड़ा है। तो अब इस व्यक्ति के नाम पे इस बेचारे एलिमेंट का नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि टैंटलम जो है वो इनसोल्यूबल होता है एसिड्स में, वो कभी भी एसिड्स में घुलता मिलता नहीं है। अगर आप इसे किसी भी एसिड के बीच में रख दोगे तो ये उसको लेता नहीं है, मतलब उसके साथ कोई भी घुलेगा मिलेगा नहीं, उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। ये बहुत ही इनर्ट एलिमेंट है हमारे अर्थ का।
तो इसलिए इसको क्योंकि घुलता मिलता नहीं है तो इसलिए इसको तैंतलम नाम दिया गया, तैंतालस से, जो कि एक ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर थी। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तैंतालम की, तो सबसे पहले देखिए अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, सिल्वरी मेटल है। ये एक्सीलेंट कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3017 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। बॉइलिंग पॉइंट 5458 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है। एक कंपाउंड में यूजुअली इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होती है, और जितने भी हमारे अर्थ में इनर्ट केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से ये एक है। तो ये काफ़ी इनर्ट केमिकल एलिमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका नाम ही तैंतलम, तैंतालस से लिया गया है, क्योंकि ये घुलता मिलता नहीं है किसी के साथ भी। ये अगर इसको तुम एसिड के बीच में रख दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये घुलता मिलता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी इनर्ट है। अब यूजेस की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा यूज़ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है। हमने पहली स्लाइड में देखा था तैंतालम की मदद से जो कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं वो स्मॉलर साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं बिना किसी लीकेज के। इस प्रकार के जो कैपेसिटर होते हैं ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं बाकी कैपेसिटर्स से, और इसीलिए इसको आइडियल माना जाता है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं। तैंतालम का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है प्लैटिनम का, क्योंकि प्लैटिनम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये जो रेयर मेटल है ये मिसाइल्स के, एरोप्लेन्स के, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के और केमिकल प्लांट्स जो होते हैं उनके कई कंपोनेंट्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तैंतलम बॉडीली फ्लूइड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको सर्जिकल इक्विपमेंट्स और इम्प्लांट्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल जॉइंट्स। और इसकी डेंटल में और मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन इसके कुछ हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। देखिए, अगर आपने तैंतलम को इनहेल कर लिया, मतलब उसको जैसे सांस के माध्यम से अंदर चला गया, या इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, या किसी भी माध्यम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे मान लो आपको स्किन में कहीं चोट लगी है, वहाँ से तैंतलम जो है वो अंदर चला गया, तो ये काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। जैसे स्किन में इरिटेशन कर सकता है, आइज़ में इरिटेशन कर सकता है। इसके साथ साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसे करके एक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे लंग्स में भी होती है, बाकी जो हमारे ऑर्गन्स है वहाँ पर भी होती है, जहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है। जैसे मैं म्यूकस का एग्जांपल आपको देता हूँ कि कई बार हमारे जुकाम होता है तो नाक से कुछ ना कुछ जैसे गंध से निकलता है ना, मतलब उसको जैसे किसी का निकल जाए तो सारे उसको हंसने लग पड़ते हैं कि भैया ये क्या निकल गया, मतलब नाक से। तो बेसिकली वो नाक से जो निकलता है वो भी म्यूकस ही होता है। तो वो हमारी सारे लोगों की जो बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन बींग्स, हमारी सारों के ही बॉडी में वो म्यूकस जो है वो होता ही है। और जब बीमार होते हैं तो वो इकट्ठा होने लगता है, वो बाहर निकल जाता है, तो मतलब वो म्यूकस ही है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हमारे लंग्स में होती है, बाकी हमारे ऑर्गन्स में होती है। तो ये उसके लिए भी काफ़ी डेंजरस होता है, और हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके लिए भी काफ़ी डेंजरस माना जाता है। अब ये कहाँ पे निकला? पंजाब में। ये है हमारा भारत, ये है भारत में यहाँ पे पंजाब। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की सेम कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब जो है उसको 5 नदियों की लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। इसका टोटल एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 के सेंसस के मुताबिक इसकी टोटल पॉपुलेशन 2,70,04,236 है। ये 2011 के सेंसस के आंकड़े हैं। डेंसिटी की बात करें तो 550 स्क्वायर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट 76.68% है। लोहरी, वैसाखी, गुरुपुरब ये मेन फेस्टिवल हैं पंजाब के। भांगड़ा मेन डांस है पंजाब का। पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाब की। पंजाब का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है। बर्ड बाज है। फ्लावर की बात करें तो ग्लैडियोलस है। ट्री की बात करें तो शीशम है। अब देखिए, पंजाब में 80 और 90 के दशक में खालिस्तान मूवमेंट चली थी। खालिस्तान का पूरा इतिहास मैंने इस वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खालिस्तान के समय इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई थी। इंदिरा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने कल एक वीडियो में कवर किया है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पर्सनैलिटी क्वेश्चन, वहाँ पे आपको मेजर ध्यानचंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सारों से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। आगे चलिए, पंजाब में कई बार प्रोटेस्ट होते हैं जो बंदी सिंह है उनको रिलीज करने के। तो ये बंदी सिंह कौन है, क्यों प्रोटेस्ट होते हैं इनको रिलीज करने के लिए, इसको मैंने कल एक वीडियो में कवर किया, उसको भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पंजाब और हरियाणा इन दोनों की सेम कैपिटल मैंने बताया चंडीगढ़, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा जो है उनमें एक इशू जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और एक बहुत ही बड़ा विवाद है, इंटर स्टेट इशूज़ में ये आता है, और वो है SYL कैनाल का इशू। इस इशू के ऊपर सिद्धू मूसेवाला ने गाना भी गाया था, और उसी समय मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मैंने उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगाई है। तो SYL कैनाल इशू, सतलुज यमुना लिंक कैनाल, ये एक बहुत बड़ा
कॉज ऑफ कंसर्न है पंजाब और हरियाणा के लिए। जब भी पंजाब और हरियाणा में चुनाव आते हैं तब भी इस इशू को काफ़ी उठाया जाता है, तो इसको भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर पंजाब की सरकार ने वहाँ पर वाटर टेबल जो काफ़ी नीचे जा रहा है उसको रोकने के लिए एक स्कीम चलाई थी, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो इसको मैंने अच्छे से कवर किया है। डीएसआर क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पंजाब की सरकार डीएसआर के लिए किसानों को पैसे तक देती है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। अभी हाल ही में पंजाब ने पूसा 44 नाम की एक जो पैडी वैरायटी है उसको बैन किया है, तो उसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। इन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा। अब यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे स्टडी करते करते तैंतालम को पाया है, आईआईटी रोपड़ की एक रिसर्च टीम थी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आईआईटी रोपड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, ये पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है रूपनगर, पंजाब, भारत में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा 2008 में। इसका मोटो है धियो यो न प्रचोदयात्, अंग्रेजी में बोला जाता है गाइड द इंटेलेक्ट इन द राइट डायरेक्शन। हमारा जो इंटेलेक्ट है उसको सही जगह पे हमें गाइड करें। और आप सब जानते हैं कि ये गायत्री मंत्र से लिया गया है जो बोलता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गाइड द इंटेलेक्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने काफ़ी इन डेप्थ हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, गुजरात, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।